हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं बिहार विधानसभा एग्जाम 2024 को लेकर जितना भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एकदम न्यू सिलेबस के आधार पर। तो आज का जो टॉपिक है भारत का संविधान है, इस टॉपिक से जो है इससे पहले टोटल 125 क्वेश्चन कर चुके हैं। एकदम समझते हुए 125 क्वेश्चन कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है पिछले वाले वीडियो देखिए तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में जो है 126 से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है डेमोक्रेसी शब्द को कितने शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। तो देखिए, डेमोक्रेसी शब्द जो है आपका, तो ये जो है डेमोस और क्रियासा से मिलकर जो है आपका बनाया गया है। एक होता है डेमोस, डेमोस और क्रियासा से आपका मिलकर बनाया गया, यानी आपका दो शब्द को मिलाकर जो है बनाया गया है। तो वहीं बात करें डेमोस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो डेमोस का शाब्दिक अर्थ जो है, डेमोस का शाब्दिक अर्थ लोग होता है। डेमोस का मतलब होता है लोग, और क्रेसिया का शाब्दिक अर्थ होता है शासन। यानी इनका जो अगर बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र का जो है आप अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि कई परीक्षा में जो है ये भी पूछा जाता है। तो लोकतंत्र का अर्थ हुआ लोगों का शासन, यानी कि लोक से मतलब हुआ लोग, तंत्र का मतलब हुआ शासन, लोगों का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, तो लोगों का शासन। डेमोक्रेसी जो है ग्रीक भाषा के शब्द है। किस शासन प्रणाली में शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता होता है, तो लोकतंत्र का जो है सबसे अंतिम स्रोत जो है आम जनता होता है। क्योंकि यहाँ पे जो है लोकतंत्र में जो है कोई भी सरकार आती है उसे जो चुनता है वो आम जनता ही चुनता है, वो ही निर्णय लेते हैं आखिर किसको जिताना है या किसको हराना है। तो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार जो है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन प्रणाली है। देखिए, ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन प्रणाली है। ये बात किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 है, लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो लोकतंत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ये मतलब हुआ कि जहाँ पे किसी का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी लेता है जनता हर एक विभाग में, और कोई भी निर्णय लिया जाता है तो जनता को एक मीटिंग के तहत बैठा के उनके सामने निर्णय लिया जाता है। इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो कि हमारे भारत में है, जिस तरह का आप देखते हैं चुनाव होता है, कोई भी निर्णय लिया जाता है तो आप लोग डायरेक्ट रूप में नहीं लेते हैं, जनता जो डायरेक्ट रूप में नहीं लेता है, बल्कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब के सदस्य जो है उनमें भाग लेते हैं। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो स्विट्जरलैंड में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इनका जो है एकमात्र सबसे बेस्ट उदाहरण है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, तो वो है स्विट्जरलैंड। और भारत में पूछेगा तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इन बातों को भी याद रखना है। तो आप लोग के लिए एक सूचना है, देखिए, जिनको भी बिहार विधानसभा सचिवालय संबंधित कोई भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है फुल कोर्स लेकर आ गए हैं। मात्र अभी 351 रुपया ऑफर चल रहा है। तो आप लोग इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें जो आपको मिलने वाला है डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, और आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ और वीवीआई क्वेश्चन पीडीएफ, और डाउट क्लास आपका वीकली टेस्ट होगा इसके अंतर्गत। साथ ही क्लास नोट्स पीडीएफ, और आपका एग्जाम और रिवीजन के समय वीडियो के माध्यम से मैराथन क्लास या महामैराथन क्लास के माध्यम से आप लोग का एग्जाम के समय जो है रिवीजन करवाया जाएगा। और साथ ही बात करें जिनको कोर्स जो है नहीं करना, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो आप 99 रुपया में जो है इन सभी का पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ और वीवीआई क्वेश्चन पीडीएफ, नोट्स पीडीएफ मिलने वाला है, जो कि लगभग आपका 3000 क्वेश्चन इसमें मिलने वाला है आप लोग के लिए, जो आप एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, या आप जो पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, तो आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिनको जो इच्छा हो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत संवैधानिक तौर पर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कब बना? तो 3 जनवरी 1977 को बना था। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो समाजवाद का अर्थ होता है समानता स्थापित करना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा जाता है कि इनका क्या अर्थ होता है, तो ये सभी आप लोग के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को आपको बारीकी से धीरे धीरे समझना होगा। अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो ये सब क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में सही कर पाइएगा। तो भारत में एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कब बना? तो 15 अगस्त 1947 के बाद। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, कर्नल नासिर हो जाएगा और मार्शल टिकटो को माना जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो N.A. पालकीवाला ने। और पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग बताया। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये बात जो है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। और संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा देने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ये बात जो किसने कहा था? तो K.M. मुंशी ने कहा था। और अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को कुंजी नोट की संज्ञा दी है। ये सभी को याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है। प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया। देखिए हमारे भारत का और भी नाम है, जैसे आर्यावर्त कह सकते हैं, हिंदुस्तान कह सकते हैं, लेकिन आपको संविधान में जो है हमारे राष्ट्र का नाम का उल्लेख जो है वो सिर्फ 2 नाम से उल्लेख है। एक है भारत और दूसरा है इंडिया। भारत तथा इंडिया ये 2 नाम ही है जो संविधान में उल्लेख है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान आपको मालूम होगा भारत का है, और ये प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और इस संविधान संशोधन को जो है मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत जो है लगभग सभी भाग में, संविधान के जितने भाग हैं टोटल आपका 25 भाग है। आगे हम भाग के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सभी भाग में संशोधन कुछ न कुछ किया गया था, इसलिए इस संशोधन को मिनी संविधान संशोधन या मिनी संविधान भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है? जहां सभी धर्म रहता हो। किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना? तो 1947 में। और गणराज्य पूछेगा तो 1950 ईस्वी में भारत एक गणराज्य बना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन के सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझना है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अनुसार पूछ रहा भारत के शासन के सर्वोच्च सत्ता तो जनता में निहित हो जाएगा। अगर ऐसे आपसे पूछ रहा है कि सबसे सर्वोच्च कौन सा है, तो अगर सबसे सर्वोच्च आपसे पूछेगा तो सबसे सर्वोच्च जो है आपका संविधान है। क्या है? सबसे सर्वोच्च आपका संविधान को माना गया है। और भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है जिस देश का अपना कोई धर्म न हो, यानी कि यहाँ पे जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्यों है? क्योंकि भारत में जो सभी धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ कोई ये नहीं बतलाया गया है कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू रहेंगे या सिर्फ मुस्लिम रहेंगे या कोई भी धर्म के लोग रहेंगे, जाति के लोग रहेंगे, ऐसा कोई नहीं यहाँ पे प्रावधान है। भारत में जो है सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, तो इसलिए ये जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुसूचियाँ? यहाँ से थोड़ा बहुत आपका अनुसूची चालू होता है, अनुसूची यहाँ से समझने वाले हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है
वर्तमान की बात करेगा तो आपका वर्तमान में टोटल आपका 12 अनुसूची है, जबकि भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। देखिए, भारत के मूल संविधान जब बना था तो उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन फिर लगा कि कुछ कुछ छूट गया है, तो उसको पूर्ति करने के लिए जो है संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई। तो टोटल जो आपका 12 अनुसूचियां हो गया। तो भारतीय संविधान में अगर वर्तमान में पूछेगा तो आपका 12 अनुसूचियां हैं। एक एक करके सभी अनुसूची के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 है, भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो प्रथम अनुसूची में। देखिए, अगर अच्छे तरीके से आप समझ के अगर वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक तो आपको याद करवा देंगे और साथ ही साथ एकदम समझा देंगे सभी एक अच्छे तरीक़ा से। तो आप लोग ध्यान से बस वीडियो को देखते जाना है। देखिए, भारत में प्रथम अनुसूची की बात करें तो आप भी बताइए, जब भारत बना होगा तो पहली बार आप किस चीज़ का उल्लेख कीजिएगा? भारत के राज्यों का या केंद्र शासित प्रदेशों का? तो इसी तरह जब प्रथम अनुसूची बना तो प्रथम अनुसूची में बोला कि भारत के राज्य और केंद्र शासित के प्रदेश के बारे में बताइए। उसके बाद आगे कुछ देखा जाएगा। तो प्रथम अनुसूची में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 146, जब किसी नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होता है तो किस अनुसूची में संशोधन होता है? तो प्रथम और चौथी अनुसूची में संशोधन होता है। इस क्वेश्चन को जो है आगे जो है अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा, जस्ट यही वीडियो में बस आगे देखने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, विभिन्न पदाधिकारी का वेतन हो गया, भत्ता और पेंशन के बारे में जानकारी किस अनुसूची में मिलता है? तो द्वितीय अनुसूची में। देखिए, इनको याद करने का क्या तरीका है? तो जब पहली बार कोई भी अनुसूची बनाई जाए तो उसमें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख दिया जाएगा, ये बात तो सही है। और दूसरी बात, जब बनाया जाएगा तो जब उसमें पदाधिकारी सब बैठा तो उसका वेतन तो तय कीजिएगा ना कि हाँ कितना वेतन देंगे, किसको कितना मंथली इनकम देंगे, मंथली रुपया देने वाले हैं। तो वेतन के बारे में आपको सीधे याद रखना है, वेतन, भत्ता, पेंशन यानी वेतन के बारे में जो द्वितीय अनुसूची में जानकारी मिलता है। तृतीय अनुसूची की बात करें तो पदाधिकारी का शपथ ग्रहण। जब आप रुपया के बारे में सोच लिए तो फिर पदाधिकारी को क्या कराइएगा? शपथ ग्रहण करवाइएगा, यानी कि उनको जो है पोस्ट दीजिएगा, उनको नौकरी दीजिएगा। तो शपथ ग्रहण के बारे में जो है तृतीय अनुसूची में जानकारी मिलता है। प्रथम में मिलता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण के बारे में, दूसरा में मिलता है वेतन, तीसरा में मिलता है शपथ। ऐसे याद रखना है, एक एक करके सबको याद हो जाएगा। आप लोग भी जहाँ भी वीडियो देख रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जहाँ से क्लास कर रहे हैं, आप लोग को भी धीरे धीरे बोलते जाना है। अगर साथ साथ बोलिएगा तो याद ज़्यादा होगा। तीसरी अनुसूची में किन पदाधिकारी के शपथ ग्रहण की चर्चा नहीं है? यानी पदाधिकारी के शपथ ग्रहण की चर्चा तीसरी अनुसूची में है, अभी जस्ट जाने। लेकिन 3 ऐसे पदाधिकारी जिनकी चर्चा इसमें नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 149 है, राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के विषय में जानकारी किस अनुसूची में मिलता है? तो चौथी अनुसूची में मिलता है। अगर सीधे पूछे आपका सीट के बंटवारे के बारे में जानकारी आपका चौथा अनुसूची में मिलता है। अब यहाँ पे समझते, देखिए, किसी नए राज्य का अगर निर्माण होता है तो इसका प्रभाव पहले और चौथे अनुसूची पे पड़ता है। कैसे पड़ता है वो बताते हैं। अगर कोई भी नया राज्य बना, जैसे सपोज यार झारखंड एक नया राज्य बना, तो यानी कि राज्य में एक नया राज्य बना तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख तो प्रथम अनुसूची में है। तो इसलिए पहले अनुसूची में उसका फिर नाम दर्ज किया जाएगा कि हाँ झारखंड इसकी राजधानी यहाँ है, इसका निर्माण अब हुआ है, इसका ये है वो है, पूरे बायोडाटा लिखा जाएगा प्रथम अनुसूची में। फिर झारखंड के बाद अगर जैसे तेलंगाना भी बना तो तेलंगाना जैसे एक नया राज्य बनेगा, फिर उसका बायोडाटा कहाँ लिखा जाएगा? प्रथम अनुसूची में, क्योंकि वहीं पे प्रथम अनुसूची में ही जो है आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, तो इसलिए वहाँ पे तो संशोधन होगा ही। और बात करें अब चौथी अनुसूची का, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीट के बंटवारे के विषय में है। अगर जैसे कोई भी नया राज्य बनेगा, जैसे झारखंड एक नया राज्य बनेगा तो वहाँ पे जो है नया राज्य बना है, तो जब बना तो वहाँ पे राज्यसभा के सीट के बंटवारे के विषय में बताएगा कि हाँ झारखंड राज्य के राज्यसभा में इतना सीट होना चाहिए, इतना सीट रहेगा।
या तेलंगाना में इतना सीट रहेगा, या जब बिहार बना था तो बिहार के राज्यसभा की सीट इतना रहेगा। तो जब सीट के बारे में फिर जानकारी लिखा जाएगा तो चौथी अनुसूची में लिखा जाएगा। तो इसलिए इनका प्रभाव जो है यानी संशोधन के माध्यम से पहला और चौथी अनुसूची में संशोधन होता है। संशोधन क्या होता है? तो संशोधन कुछ नहीं, बस जो आपका नियम कानून था मूल संविधान में उनको थोड़ा सा परिवर्तन जो करते हैं। तो परिवर्तन जैसे लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य सब मिल के जो है एक प्रक्रिया होता है, आगे बताएंगे अच्छे तरीके से। उस प्रक्रिया के तहत जो है थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करते हैं, बस उसी को बोलता है संशोधन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। भारत के 4 राज्य असम हो गया, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी किस अनुसूची में मिलता है? तो छठी अनुसूची में मिलता है। जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी 5वीं में मिलेगा। देखिए जनजातीय अगर पूछेगा उसका शासन प्रशासन तो 5वीं अनुसूची हो जाएगा। और यहाँ पे मुख्य रूप से 4 राज्य का अनुसूची जनजाति पूछेगा तो आपका छठी अनुसूची हो जाएगा। देखिए छठी अनुसूची से एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, अभी समझाते हैं उसको। VVI है ये, इसलिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इनको कैसे याद रखना है, कैसे क्वेश्चन आता है, सभी कुछ बताते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो ये 4 को राज्य में से एक राज्य जो है दूसरा दे दिया जाएगा। 3 राज्य इसी में से रहेगा, एक राज्य दूसरा दे दिया जाएगा। या ऐसे क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये चारों में से एक राज्य ऑप्शन में रहेगा, बाद बाकी दूसरा राज्य दिया रहेगा। तो आपको इसमें क्या करना है? तो आपको इन चारों राज्यों को अच्छी तरीके से याद रख लेना है। असम हो गया, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, आपके ऑप्शन में मणिपुर दिया जाएगा। आपके ऑप्शन में मणिपुर रहेगा और मणिपुर में जो है स्टूडेंट लोग थोड़ा कन्फ्यूज आ जाते हैं कि मिजोरम था कि मणिपुर था कि मेघालय था, क्या था। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखना है कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ये 4 राज्य जो है आपका छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो आई होप डैट ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।